ठीक है भाई, हम लोग प्रधानमंत्री की सॉरी राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे थे, और आखिरी राष्ट्रपति जो हमारा आ गया थे वो हैं श्री रामनाथ कोविंद। वर्तमान राष्ट्रपति हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। प्रणब मुखर्जी साहब तक के राष्ट्रपति की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अगले राष्ट्रपति डालेंगे रामनाथ कोविंद, अगले राष्ट्रपति डालेंगे रामनाथ कोविंद, और इनका टाइम पीरियड है 2017 से लेकर के ये सतत हैं, यानी वर्तमान में यही हमारे राष्ट्रपति हैं। एक लाइन तो यही समर्पित करना है इनको। ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये अच्छा, नंबरिंग बताओ भाई कितनी आई आप लोगों की? मैंने बताया था नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है, काउंटिंग करते हुए चलना है, मैं जब बोलूंगा तब बताना है। कितना आया? 14। आप सबका 14 आया क्या? ठीक है, तो उत्तर लिख दो। ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। एक लाइन ये भी लिखना, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। ये राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। उतार लो। ठीक है, अब मैं 2 सवाल लिखूंगा बोर्ड के ऊपर, जिनके जवाब आप लोगों को देने हैं। ठीक है, देने वाले बच्चे को नकद आकर्षक इनाम। प्रश्न नंबर 1, अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह चुके? अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह चुके? और सवाल नंबर 2, प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी कॉपी में करेगा, बताएगा, कोई किसी को नहीं भाई। ये साइकोलॉजिकल गेम है, मनोवैज्ञानिक सवाल है और कुछ नहीं है। दूसरा सवाल, अब तक राष्ट्रपति पद के कितने चुनाव हो चुके? कितने चुनाव हो चुके? ये दोनों सवाल जो हैं वो आप लोगों को करने हैं। जो भी बच्चा करेगा कल उसको इनाम में पेन मिलेगा, पेन। पुराना विद्यार्थी अलाउ नहीं है भाई, कोई पढ़ चुका हो पुराना वो नहीं, नया। सोचो, देखो आपके पास है इनके जवाब, आपकी कॉपी में के जवाब हैं, दोनों सवाल के जवाब की कॉपी में है ना? ढूंढो। करा किसी ने भाई? करा? ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपने क्या क्या किया। हाँ, लेकिन ये सोचो, बताऊँगा इसमें। चलो ठीक, आपने सोचा तो सही है, तो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। आपकी तो पहली क्लास है ना भी यार, चलिए यार कोई बात नहीं। ठीक है भाई,
नीचे वाले का उल्टा कर दिया आपने। नीचे वाले का आंसर तो ऊपर वाला होगा और ऊपर वाले का गलत है। और सोचो, थोड़ा थोड़े से नज़दीक पहुंचे आप आंसर के। लिखा ही नहीं गया ऊपर वाला, नीचे वाला का, ऊपर वाले का तो सही है, नीचे वाले का गलत है? हाँ, इसकी हो गया आपका ना। चलो, आपने कितना किया? ये तो आपने सही कर दिया, ये गलत कर दिया। ये थोड़ा दिमाग तो लगाया पर थोड़ा सा उल्टा लगाया। आप दिखाओ भाई, जो भी आंसर, नीचे का 15, ऊपर का 17, इनका देखा क्या? ठीक है। नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया? नहीं, 14 तो मैं लिखता ही क्यों? 14 ही आंसर होता तो मैं क्यों लिखता? क्या इसको बता दिया? इसको बता दिया और फिर दूसरे का? इधर देखो, मैंने कहा ये मनोवैज्ञानिक सवाल है, आपका मतलब आईक्यू कितना है वो चेक करने वाले सवाल थे। इधर देखो, पहला वाला सवाल क्या है? अब तक कितने व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे रह चुके? मुझे सबसे ज्यादा तो गुस्सा उन बच्चों का है जिन्होंने इसका आंसर 13, 12। अरे एक बात बताओ, मैंने बोला रामनाथ कोविंद साहब कौन से नंबर के हैं? तो 14 से नीचे तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद हैं तो उससे नीचे का तो आंसर का सवाल ही नहीं उठता। 14 तो सीधे सीधे है ही। भाई आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के और रामनाथ कोविंद तक 14वां रामनाथ कोविंद है। 14 आदमियों के नाम तो लिख लिए, तो 14 से कम तो उसका आंसर आना ही नहीं चाहिए, उससे ऊपर होगा। देखो कितने व्यक्ति रह चुके हैं, तो सीधे सीधे 14 हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके श्री रामनाथ कोविंद तक 14 सीधे सीधे हो गए। अब इसके बाद में देखो, इधर देखना आप, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। 3 कौन कौन रहे हैं? जिनमें एक रहे हैं आपके वीवी गिरी, एक रहे हैं एम हिदायतुल्ला और एक रहे हैं बीडी जत्थी। ये रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अब प्रश्न को समझिएगा, कितने व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे रह चुके हैं? 14 तो सीधे सीधे हैं, आगे 3 और जुड़ते, 14 और 3 कितने होते? 17। सीधा सीधा देखते, 14 और 3 कितने थे? 17। लेकिन क्या वीवी गिरी साहब इन 14 में भी हैं क्या? राष्ट्रपति भी रहे बाद में ये, तो एक आदमी को 2 बार नहीं गिनेंगे, तो 14 तो सीधे सीधे ये हो गए जिनमें वीवी गिरी साहब मौजूद हैं, और 2 लोग ये हो गए एम हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती। तो पहले वाले का आंसर कितना था? 16। अब तक राष्ट्रपति पद पे कितने व्यक्ति रह चुके हैं? 16। दूसरे पे आओ, अब तक राष्ट्रपति पद के कितने चुनाव हो चुके हैं? अब इतना तो पता है, 14 तो आ गए, तो 14 तो सीधे सीधे हैं भाई। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो 14 चुनाव तो सीधे सीधे हो लिए। अब आप इनमें एक बात देखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए थे क्या? एक बार का कार्यकाल तो 14 में इंक्लूड, और एक बार का कार्यकाल और जोड़ दो भाई। 2 बार चुने गए ना, आदमी तो एक था पर इलेक्शन तो 2 बार हुए थे। 52 से 57 और 57 से 62 इलेक्शन 2 बार हुए, आदमी एक रहा, तो चुनाव तो 2 हो गए। 14 सीधे, एक बार और जोड़ दो, तो दूसरे वाले का आंसर कितना आएगा? 15। पहले वाले का आंसर था 16 और दूसरे वाले का आंसर आएगा 15। आंसर लिख लो सही। अरे पर तो राष्ट्रपति तो है, निर्विरोध क्यों करेगा? चुनाव क्यों नहीं हुआ निर्विरोध का? निर्विरोध किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, ऐसे थोड़ी ना। ऐसे तो एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भी कोई नहीं लड़ा, उनको भी सर्वसम्मति चुन लिया गया था, समझ रहे? तो चुनाव पूछ रहा मैंने, पर्सन है तो कितने चुनाव हो चुके हैं, तो मनोरंजन रह लिए। इलेक्शन तो 15 ही हुए हैं भाई, 16 और 15 आंसर लिख लो। ठीक है, लिख लिए। अब लिखो, हेडिंग डालना छोटी सी, लिखो राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां, इधर ध्यान से देखना। इन शक्तियों को हम 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की पावर्स को कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 2 भाग में। देखो,
पहली शक्तियों को हम बोलेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ। पहली वाली शक्तियाँ होंगी सामान्यकालीन शक्तियाँ। इधर देखो, दूसरी वाली शक्तियाँ हैं आपातकालीन। कैसी हैं भाई? आपातकालीन, या आपातकालीन को बोला जाता है संकटकालीन। आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ। तो दो भाग में बांटेंगे राष्ट्रपति शक्तियाँ। सामान्य स्थितियाँ रहेंगी तो क्या क्या स्थितियाँ रहेंगी, और आपातकालीन होंगी तब क्या स्थिति होंगी। तो पहली है सामान्यकालीन शक्तियाँ। पहले आप ऐसे बनाओ कॉपी में, फिर उसके बाद लिखेंगे पहले नंबर पे सामान्यकालीन शक्तियाँ। ऐसे बना लो। साथ साथ में उतारा करो, पहले देखा करो फिर उतारा करो। पहले प्रयास किया करो श्यामपट के ऊपर समझने का। लिखा हुआ तो किताबों में है ही, अपने इंस्टीट्यूट क्यों आते हैं? समझने के लिए। पहले समझा करो। आपको जल्दीबाजी रहती है उतारने की। आपको मेरे ख्याल से ऐसा लगता होगा कि गुरुजी लिख लगा के बोर्ड पे और पूरा छाप छूप के और फिर भाग जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। फिर कभी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होगी तब जाकर के गुरुजी हमको नजर आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। कल अगले दिन फिर पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन ना लो। सामान्यकालीन, हेडिंग क्या डालोगे भाई? सामान्यकालीन शक्तियाँ। अब देखो सामान्यकालीन को कैसे बांट बांट के पढ़ेंगे हम लोग। देखो सामान्यकालीन शक्तियाँ, उसमें ए नंबर लगाना आप, और ए नंबर लगा के लिखो कार्यकारी शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में ए नंबर लगा के लिखो कार्यकारी शक्तियां। और उस कार्यकारी शक्तियों में सबसे पहले लिखो अनुच्छेद 53। लिखा चुका हूं क्या मैं? आप लोगों को मैं अनुच्छेद 53 लिखा चुका क्या? कितने बालक बालिकाओं को पता है अनुच्छेद 53 में क्या है? एक, शाबाश भाई, बताएं आप। दो, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो संघ की, ध्यान से सुनना, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इनका प्रयोग या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी के माध्यम से करवाए। यानी सीधी सीधी बात है, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, संघ की सारी पावर राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन उनके वास्तविक उपभोक्ता या उनका प्रयोग करने वाले हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मेरे साथ साथ लिखो। देखो संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में, संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इनका प्रयोग या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ, या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करवाए। या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से करवाए। अनुच्छेद 74, 74 में लिखना, राष्ट्रपति की कार्य में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी
जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उतारो। एक अनुच्छेद और लिख दूं क्या? अनुच्छेद 76 लिखो। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी जानते हो क्या? सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी मामला जाएगा तो उसमें केंद्र सरकार की पैरवी करने वाला वकील होता है एक प्रकार का, ये जिसको महान्यायवादी बोलते हैं। सरकार का वकील कहलाता है महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। 53 में क्या कर रहे हैं? ये कार्यकारी शक्तियों में 53 में सारी कार्यकारी पावर्स किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। 74 क्या कर रहा है? राष्ट्रपति के कार्य में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? ये बात बेसिक समझना। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी 74 कह रहा है भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का ही सदस्य होता है। ये आप अभी देख लें, आगे प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ेंगे अपन लोग। प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का ही सदस्य होता है। और 75 क्या कर रहा है? 75 कह रहा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसको नियुक्त करता है? जो सदन में या लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जब भी राष्ट्रपति करेगा तब वह प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। क्षेत्र क्या कर रहा है? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद लिखते चलो कुछ मेरे साथ साथ आगे। कार्यकारी शक्तियों में चलते जाना। लिखना अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासनिक व विधायी मामलों की जानकारी मांग सकता है। प्रशासनिक व विधायी मामलों की जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 148
राष्ट्रपति कैग, कैग का मतलब है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 217 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उतारो भाई। कर दिया। ठीक है भाई। 78 में क्या है, कोई भी प्रशासनिक जानकारी मांगनी हो या कोई भी विधायी संबंधी जानकारी मांगनी हो राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री से मांग सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की पावर्स का ही प्रयोग करता है। दूसरा 124, जो भी उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति का है। 148 कैग जानते हो, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो सरकार होती है ना, भारत सरकार, उसका ये सीए होता है। सीए कंपनी का जो सीए होता है, वैसे ही भारत की सरकार का भी एक सीए होता है जिसको बोलते हैं कैग, और उस कैग की नियुक्ति करने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यों के जो भी राज्यपाल होंगे उन राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 217 में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम करता है। आगे बढ़ो, कार्यकारी शक्तियों में आगे बढ़ते चलो। चलो अनुच्छेद 338 लिखो। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, राज्यों में हाईकोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन करता है। जी, जाति आयोग का गठन करता है। चलो, अनुच्छेद 338 के राष्ट्रपति अनुसूचित
जनजाति आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। अन्य पिछड़ा आयोग का गठन करता है। फिर इसके बाद में बी नंबर लगाओ। बी में है विधायी शक्तियां। ए में हमने कार्यकारी शक्तियां देखी और उन कार्यकारी शक्तियों में हमने देखा कि किस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है या महान्यायवादी है या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, इन सब की नियुक्ति करता है। बी में हम लोग देखेंगे विधायी शक्तियां। कौन सी शक्तियां देखेंगे? विधायी शक्तियां। देखिएगा, इसमें लिखेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। एक बार लिख लो मेरे साथ, फिर मैं समझाता हूं। लिखो अनुच्छेद 85 लिखना। राष्ट्रपति दोनों सदनों की और दोनों सदनों में लिखना लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, कौमा सत्रावसान कर सकता है, कौमा लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। उतारो भाई एक बार। कर दूं साहब? ठीक है, आ जाओ। अनुच्छेद 85 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति दोनों सदनों की, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दूसरा, दोनों सदनों का जो भी सत्रावसान, मतलब सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति, जो सत्र चल रहा है उस सत्र की समाप्ति करने का अधिकार भी किसका है? राष्ट्रपति का। सदा उसके साथ साथ लोकसभा को भी राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकता है। लोकसभा को समय से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकता है। दूसरा 86, राष्ट्रपति दोनों सदनों को, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों को कोई भी मैसेज भेजना हो, कोई संदेश भेजना हो, वो भेज सकता है। आगे बढ़ते चलेंगे विधायी शक्तियों में ही।
अनुच्छेद 87 87। अगला जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 87। लिखना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108, यदि साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में, और जो दोनों सदन हैं वो हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, यदि साधारण विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति को जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार प्राप्त है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, यही नोट लगा के लिखना, नोट में लिखना, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति में, यदि संसद का सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। जो कानून संसद के सत्र चलने के 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। उतारो भाई।
ठीक है भाई, देखो 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जब भी कभी संसद के सम्मुख बजट वगैरह आता है ना, उसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। रोज रोज राष्ट्रपति का भाषण नहीं होता है, रोज बोलने का काम राष्ट्रपति का नहीं होता है, रोज बोलने का काम, जनता को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति तो विशेष मौकों पर ही बोलता है, जैसे कभी बजट आया तो उस पर राष्ट्रपति बोलेगा और सब जो सर्वदलीय जो लोग हैं उन सबसे अपील करेगा कि जो सरकार है जो बजट लेकर के आई है, आय और व्यय का जो लेखा या ब्यौरा जो आपके सम्मुख रख रही है, वो सब वर्गों को, सब चीज़ों को ध्यान में रख के वे रख रही है। इसके अंदर मजदूर को, किसान को, उद्योगपति को, छोटे व्यापारी को, सैनिक को, शिक्षा को, चिकित्सा को, सबको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। मेरा आपसे अनुरोध है सब दल जो हैं वो सरकार की इसमें सपोर्ट करें। यानी विशेष अभिभाषण विशेष मौकों पे ही राष्ट्रपति का होता है। अनुच्छेद 108 कह रहा है यदि कोई साधारण विधेयक आए और उस साधारण विधेयक के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन, यदि दोनों के अंदर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति क्या कर सकता है। मान लो कोई विधेयक एक सदन में पास हो गया और दूसरे सदन में 6 महीने तक पड़ा है या 6 महीने से अधिक समय हो गया, अब विधेयक जो 6 महीने बाद उसको डिस्ट्रॉय मान लिया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधेयक को बचाने के लिए, जो कानून आ रहा है उसको बचाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है कि आप दोनों आए, दोनों बैठ करके विचार विमर्श करें। देखो एक बात ध्यान रखना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, और बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति महोदय का है। अब देखिएगा आगे अनुच्छेद 123 कह रहा है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून बना सकता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, सत्र चल नहीं रहा, ऐसे मोमेंट पे कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति ने उधर से आदेश दे दिया ना, वही आदेश क्या हो जाएगा, कानून हो जाएगा। हाँ, यदि ऐसा लगे राष्ट्रपति को कि अब संसद का सत्र चल रहा है और मैंने जो अध्यादेश जारी किया वो मुझे वापस ले लेना चाहिए, वो कानून अब आगे नहीं चलाएंगे, तो उसको वापस भी ले सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। या ऐसा भी हो सकता है 6 सप्ताह तक संसद के सत्र चलने के 6 सप्ताह तक वो जारी है, उसके बाद उसके ऊपर निर्णय संसद ले लेगी। हो सकता है उस कानून को आगे निरंतर बनाए रखे या उस कानून को हो सकता है खत्म कर दे संसद, वो काम किसका है, संसद का। आगे लिखिएगा 3 नंबर लगा के लिखो वित्तीय शक्तियां, सी नंबर लगा लिखो वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, ठीक है, उसमें लिखना अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्री के माध्यम से, प्रत्येक वित्त वर्ष में वित्त मंत्री के माध्यम से बजट, और बजट होता है आय व्यय का ब्यौरा, बजट को संसद के सम्मुख रखवाता है। अगला धन विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में रखा जाता है। आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। आकस्मिक निधि पर ही राष्ट्रपति का अधिकार होता है।
वह इससे बिना संसद की अनुमति के भी पैसा निकाल सकता है, पैसा निकाल सकता है, लेकिन बाद में संसद की अनुमति लेनी होती है या संसद के पास ब्यौरा भेजना होता है। अनुच्छेद 280, राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5-5 साल से राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। उतारो।